नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचे जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। कुरुक्षेत्र में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती समारोह के समापन अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल वहां पहुंचे और समापन कार्यक्रमों में शिरकत की। इस दौरान 18,000 बच्चों के सामूहिक वैश्विक गीता पाठ के गवाह भी मुख्यमंत्री बने। कुरुक्षेत्र में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती समारोह के समापन अवसर पर थीम पार्क में मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे। समापन के अवसर पर 18,000 बच्चों ने सामूहिक वैश्विक गीता पाठ भी किया। गीता जयंती के 5,159 साल पूरे होने पर गीता जन्मस्थली की पावन धरा ज्योतिसर में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गीता पूजन किया। इसके साथ ही हवन यज्ञ में पूर्ण आहुति भी डाली। इसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ज्योतिसर तीर्थ का अवलोकन करने के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप के भी दर्शन किए। बच्चे एक साथ शादी उच्चारण करेंगे, न केवल बच्चे बल्कि बड़े भी जब करेंगे तो जो एक प्रदूषण होता है, खास करके एक गलत संस्कारों का जो वातावरण बनता है, उसको ठीक करने के लिए ये जो ध्वनि है, ये जो नेपथ्य में तरंगे जाती हैं, इन तरंगों का भाग होते थे। तो सब तरफ सांगीतिकता के हिसाब से हम चले जाते हैं। इससे एक वायुमंडल जो शुद्ध होता है, उसका असर शायद जो गलत काम करने वाले लोग हैं उनके ऊपर अपने आप चेक लग जाता है, अपने आप को रोक लेते हैं कि नहीं, काल और समय को छोड़कर हर समय में लागू होता है, हर दुनिया के हर भाग में लागू होता है, देश में लागू होता है, हर वर्ग के लिए वो एक सैद्धांतिक रूप से, व्यवहारिक रूप से उपयोगी है। हर प्रकार का, चाहे आयु वर्ग है, चाहे मैं ये नहीं कह सकता कि उनको, हमारा जो लक्ष्य होता है समाज हित का लक्ष्य, देश हित का लक्ष्य, और किसी को भी हम चाहते हैं कि समाज के अंदर एक अच्छे, लेकिन एक श्लोक की एक पंक्ति जिसने मेरे जीवन पर बहुत असर किया, वो है कर्मण्येवाधिकारः। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ज्योतिसर तीर्थ का अवलोकन करने के उपरांत भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप के भी दर्शन किए। यहाँ पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पर्यटन विभाग के अधिकारियों से ज्योतिसर में बन रहे महाभारत थीम और अन्य प्रोजेक्ट के बारे में फीडबैक लिया। मुख्यमंत्री ने फीडबैक के बाद अधिकारियों को ये निर्देश दिए कि इस प्रोजेक्ट को जल्द ही पूरा किया जाए। मुख्यमंत्री ने आदेश दिए कि ज्योतिसर प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरा करने का प्रयास किया जाए। इसके अलावा विराट स्वरूप के आसपास पर्यटकों के बैठने की व्यवस्था और परिक्रमा आदि के बारे में केडीबी के अधिकारियों को कुछ आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। इस स्थल को एक बेहतरीन पर्यटन स्थल के रूप में सरकार की तरफ से विकसित किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट पर राज्य सरकार की तरफ से करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार की तरफ से कृष्णा सर्किट के तहत भी बजट खर्च किया गया है। इस दौरान गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने कहा कि गीता का वैश्विक संदेश हजारों वर्ष पहले दिया गया था और आज भी यह द्वंद्व में फंसे मानव को उससे बाहर निकालने के लिए कारगर है। आज वैश्विक गीता पाठ से दूषित वातावरण ठीक करने में सहायता मिलेगी। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार पाठ्यक्रम में गीता शामिल करने के बाद अब स्कूलों के प्रार्थना सभा में गीता के श्लोक शामिल करने जा रही है। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने ये सिफारिश की है। शिक्षा विभाग ने इसे लागू करने की तैयारी भी कर ली है। नए पंच सरपंचों को हरियाणा सरकार पंचायती राज एक्ट का पाठ पढ़ाएगी।
और इसके लिए पंचायत राज विभाग ट्रेनिंग का प्रस्ताव भी तैयार कर रही है। और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में पंच सरपंचों के साथ ही ब्लॉक समिति और जिला परिषद के सदस्य भी शामिल होंगे। और इसके साथ ही मनोहर सरकार ने पंचायतों में होने वाले कामों में भ्रष्टाचार रोकने के लिए ई टेंडर से काम करने का फैसला किया है। हरियाणा सरकार अब पंच सरपंचों को पंचायती राज एक्ट का पाठ पढ़ाएगी। इसके लिए पंचायत राज विभाग ट्रेनिंग का प्रस्ताव तैयार कर रहा है। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में पंच सरपंचों के साथ ही ब्लॉक समिति और जिला परिषद के सदस्य भी शामिल होंगे। यह पहली बार है कि इस बार पंचायतों में महिलाओं की आधी भागीदारी होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ग्रामीण विकास के लिए हरियाणा सरकार पूरी तरह से वचनबद्ध है। केंद्र और राज्य सरकार के कार्य चुनी हुई पंचायतों के माध्यम से ही गांवों तक पहुंचते हैं। हरियाणा सरकार ने साल 2015 में पंचायती राज अधिनियम में संशोधन करके पढ़ी लिखी पंचायत बनाने का फैसला किया था। इसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने इसे वैध ठहराया और अन्य राज्यों को भी इस पथ पर चलने की सलाह दे डाली। हरियाणा सरकार ने महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया। अब केंद्रीय वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग का पैसा सीधे पंचायतों तक आ रहा है। कि देश में पिछले 8 वर्षों से केंद्र में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मोदी सरकार इस नाते से अच्छा कार्य कर रही है। हम लोग भी इस नाते से पिछले 8 वर्ष से जो जनहित के कार्य हैं, एक के बाद एक नया व्यवस्था परिवर्तन का काम करके जनता के हित की ओर आगे बढ़े हैं। और मुझे लगता है कि जनता में उस प्रकार का एक संदेश भी है कि सरकारों के अच्छे काम ये हो रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के सब काम उस स्थानीय सरकारों के माध्यम से ही होते हैं। जब तक स्थानीय सरकारें हमारी सशक्त नहीं होंगी तब तक उसके परिणाम भी अच्छे निकल नहीं सकते हैं। तो इसलिए जो गांव की सरकार है, इसका चुनाव आज संपन्न हुआ है। शहरों की चुनाव के पिछले कुछ समय पहले शहरों की जो सरकारें हैं वो भी बन गई हैं। तो स्थानीय निकाय की सब चुनाव सरकारें, चुनी हुई सरकारें ये अच्छे प्रकार से काम करें, इसके लिए हम भी वचनबद्ध हैं। हमने बहुत इसके लिए संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी कि हमारी पंचायतें कैसे स्वच्छ छवि की पंचायतें बने, कैसे इनकी समझ बढ़े। आपको ध्यान है कि 2015 में हमने एक पंचायती राज अधिनियम में अपने यहाँ संशोधन किया था और उसके अंदर ये कहा था कि सर्वोच्च यानी जनहित की के अंदर काम करने वाली जो सरकार हो तो स्वच्छ छवि की हो, पढ़ी लिखी हो। और पढ़े लिखे होने का जो प्रावधान था इसको बहुत लोगों ने चैलेंज भी दिया और चैलेंज को आखिर सुप्रीम कोर्ट तक ये लड़ाई हमको लड़नी पड़ी। और सुप्रीम कोर्ट ने न केवल हमारे उस नियम को वैध ठहराया बल्कि दूसरे राज्यों को भी सलाह दे डाली कि हरियाणा के प्रकार से अन्य राज्य भी इस पथ पर अगर चलेंगे तो स्वच्छ प्रशासन देने में हमको बहुत बड़ा लाभ होगा। हमने महिलाओं का प्रतिनिधित्व ये भी 50% पहली बार इस बार सुनिश्चित किया है। इसमें भी अभी तक महिलाएं 33% के आरक्षण के प्रावधान से चुनाव लड़ती थी, लेकिन इस बार 50% प्रतिनिधित्व उनको दिया है ताकि महिलाओं की भागीदारी भी ये पूरी हो। पिछड़ा वर्ग ए, इसमें भी पहली बार 8% का जो आरक्षण है इसका प्रावधान दिया गया है। हमने ऐसे जितने भी स्थानीय निकाय हैं उनकी वित्तीय शक्तियां ये कैसे बढ़े इसका भी विचार किया। और इसमें जो अभी तक लागू नहीं होता था, खास करके राज्य वित्त आयोग और केंद्रीय वित्त आयोग, इनका जो पैसा है वो सीधा इन पंचायतों के खातों में कैसे जाए ये सुनिश्चित किया है। इसी प्रकार गांव की अपनी आय, इनकम कैसे बढ़े। हमारे यहाँ जो स्टाम्प ड्यूटी का 2% का पैसा है उसमें 1% का पैसा सीधा पंचायतों को, पंचायत समितियों को और जिला परिषदों के खातों में जाएगा और शेष 1% जहां कम रहेगा वहां भी देने का प्रावधान हमने किया है। प्रदेश सरकार उन्हीं गांवों में और जिला परिषद पंचायत समितियों में पैसा 1% बांटेगी जहां की अपनी आय बहुत कम है, ताकि विकास के काम में वो भी पीछे न रह सकें। हमने इसी प्रकार 2% जो बिजली के बिल हैं इसके ऊपर भी एक सेस लगाया है ताकि वो लाभ भी गांव की जो बिजली के खर्च हैं वो सारे उसमें से निकल सकें। तो हर बिल का 2% का पैसा वो भी सब गांव में जाएगा। इस बार जैसे पंचायतें सर्वसम्मति बहुत सी चुनी गई हैं। ग्राम पंचायत सर्वसम्मति से 11 लाख रुपया, सरपंच सर्वसम्मति से 5 लाख रुपया और पंच जितने भी सर्वसम्मति से चुने जाएंगे सबके 50-50 हजार रुपया।
और पंचायत समिति का सदस्य 2 लाख रुपए, जिला परिषद का सदस्य 2 लाख रुपए, ये प्रावधान भी हमने किए हैं ताकि ये पैसा गांव के विकास में सीधा सीधा काम आ सके। और देखिए कितना बड़ा लाभ गांव के लोगों ने इसमें उठाया है। जैसा बताया गया कि 40,000 से ऊपर लोग सर्वसम्मत चुने गए हैं और लगभग 300 करोड़ रुपया ये राशि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर इस विकास के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्र में मनोहर सरकार ने अनेकों योजनाओं के माध्यम से विकास कार्य किए हैं। गांवों को लाल डोरा मुक्त कर लोगों को उनकी प्रॉपर्टी का मालिकाना हक दिलवाया, लाइब्रेरी की व्यवस्था की गई, गांवों में पार्क और व्यायामशाला खोली जा रही है। लोग बीमार न हों इसके लिए वेलनेस सेंटर भी खोले जा रहे हैं। शमशान घाट और कब्रिस्तान के विकास के लिए शिवधाम योजना बनाई गई। प्रदेश के 18,000 तालाबों को ठीक करने के लिए तालाब प्राधिकरण भी बनाया गया। पार्क कम व्यायामशाला ये हमने बनाई है। 2 एकड़ के ऊपर लगभग 550 ऐसी पार्क कम व्यायामशालाएं बन चुकी हैं। इस वर्ष का टारगेट जो 1000 पार्क कम व्यायामशाला का है, उसके लिए योग शिक्षक, योग सहायक इनकी नियुक्ति हो गई है। इस काम को भी हम आगे बढ़ा रहे हैं और वहीं पर साथ में वेलनेस सेंटर्स खुले। प्रधानमंत्री जी की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है कि लोगों को बीमार होने से बचाया जाए। बीमारी के बाद इलाज कराना भी दायित्व तो हमारा है, लेकिन आखिर व्यक्ति बीमार न हो, अस्वस्थ न हो, ये उससे पहले का दायित्व है। तो वेलनेस सेंटर्स के माध्यम से इस प्रकार की व्यवस्थाएं की जाएंगी। गांव के अंदर शिवधाम योजना ये हमने बनाई है। हर एक गांव का शमशान घाट, वहां का कब्रिस्तान, उसका विकास ये किस प्रकार से कराया जाए, ये योजना भी बराबर चल रही है। इसी प्रकार गांव का जो तालाब है, इस तालाब की व्यवस्था कैसे ठीक हो, हमने तालाब अथॉरिटी ऑफ हरियाणा, पाउंड अथॉरिटी ऑफ हरियाणा ये बनाई है ताकि प्रदेश भर के 18,000 तालाब, इनकी व्यवस्थाएं ठीक हमको करनी है। ये काम भी बहुत तेजी से ये सब चल रहा है। हर गांव के अंदर बिजली 24 घंटे मिले। हमारा गांव जगमग गांव के अंतर्गत 5600 गांव में बिजली 24 घंटे मिल रही है और ये भी हरियाणा में यानी देश के सब प्रदेशों में से सर्वप्रथम स्थान हरियाणा का इस मामले में है कि हम अपनी 6200 में से 5600 पंचायतों में 24 घंटे ये बिजली दे रहे हैं। सब गांव में सड़कें पहुंच चुकी हैं। अभी हर गांव के अंदर एक गौरव पट लगाया जाए। ये पिछले 5 वर्ष की योजना में पंचायत विभाग ने काम किया था ताकि उस गांव का जो गौरव है, वहां के जितने भी ऐसे व्यक्ति जिनका कोई योगदान चाहे गांव के लिए अथवा इलाके के लिए अथवा देश के लिए, शहीदों के नाम ये उस पर लिखे जाए ताकि उस गौरव पट पर हर व्यक्ति का, नागरिक का उसको एक जानकारी मिले कि हमारा गांव जो है वो कितना एक प्रमुख गांव है। गर्वित हरियाणा योजना ये भी हमने लागू की है कि वहां के युवक वो मिल करके उस गांव के विकास में किस प्रकार से काम करें। ग्राम दर्शन की बात ये हमारे मंत्री जी ने हमको बताई है। इसी प्रकार जनता की एक जानकारी, प्रॉपर जानकारी हमारे पास रहे, हर परिवार का डाटा हमारे पास कैसे रहे ताकि हम लोकहित की योजनाएं, कल्याणकारी योजनाएं बना सकें। इसके लिए नया प्रयोग हमने किया, परिवार पहचान पत्र। और उस परिवार पहचान पत्र के आधार पर मुझे खुशी है कि हमने जो डाटा इकट्ठा किया उसके आधार पर हम जो गरीब परिवार हैं, 1 लाख रुपए से कम आय वाले परिवार, 1,80,000 रुपए से कम आय वाले परिवार, इन परिवारों की बहुत सी योजनाएं हमने लागू भी कर दी हैं और वो जमीनी स्तर पर पहुंच गई हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, उदाहरण के तौर पर मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, गरीब परिवार के हर व्यक्ति को रोजगार मिले। अभी 2 दिन पहले जितने अध्यापक हरियाणा कौशल रोजगार निगम पर हमने चयन किया है, उसमें से लगभग 4000 अध्यापकों में से मुझे खुशी है कि 2000 के आसपास अध्यापक 1,80,000 की आय के नीचे के परिवारों में से हैं, ताकि इनको अगर एक चाहे कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भी है लेकिन एक 25,000 रुपया मासिक आय होती है तो ये 3 लाख रुपया वार्षिक आय के हिसाब से उस दायरे में से बाहर हो जाएंगे। एक बहुत बड़ा एक भूमिका इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने अपनाई है। पंचायतों में होने वाले कामों में भ्रष्टाचार रोकने के लिए सरकार ने ई-टेंडर से काम करने का फैसला किया। 2 लाख रुपए से अधिक के होने वाले कामों के लिए ई-टेंडरिंग की जाएगी। इसके साथ ही पंचायत में होने वाले काम की जियो टैगिंग भी की जाएगी। गांवों में होने वाले विकास कार्यों के लिए सरकार ने ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। इस बार हुए पंचायत चुनाव में बहुत से नवनिर्वाचित पंच सरपंच पहली बार पहुंचे हैं। इन्हें पंचायती राज एक्ट की जानकारी नहीं है। ऐसे में इन जनप्रतिनिधियों को एक्ट की जानकारी देने के लिए सरकार ये ट्रेनिंग प्रोग्राम करने जा रही है। प्रस्ताव में 3 दिन की ट्रेनिंग कराने का प्रावधान किया गया है। सबसे पहले तो देखिएगा आप, अब की बार काफ़ी बड़ा बदलाव
पहले जो 33% हमारी महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें थी, अब की बार वो आधी भागीदारी पर 50% महिलाएं हमारी सरपंच और जो भी चुनाव हुए उनमें चुनकर आई हैं। साथ में मैं भी बहुत से सरपंचों से मिला हूँ, बहुत युवा पढ़े लिखे युवा पंचायतें मैं कहूँगा कि हरियाणा प्रदेश में हमारी बनी है। और इनकी जो आपने ट्रेनिंग की बात की, बिल्कुल विभाग के द्वारा ट्रेनिंग सेशन लगाया जाएगा। सभी जितने भी चुने प्रतिनिधि हैं उनको ट्रेंड किया जाएगा और पंचायती राज एक्ट के बारे में उनको समझाया जाएगा और कौन सा पैसा किस उसमें हमने खर्च करना है, वो सारा वो ट्रेनिंग देने का सरकार के द्वारा डिपार्टमेंट काम करेगा। नहीं, अब आपको आने वाले समय में देखेगा जो हमारी बहनें आप पढ़ी लिखी है वो चुनकर आई ना, वो सक्षम है और आप देखेंगे कि आने वाले समय में धीरे धीरे करके वो अपनी जिम्मेवारियां जो चुनकर, चाहे वो पंच के रूप में आई हो, सरपंच के रूप में, ब्लॉक समिति सदस्य या जिला परिषद के सदस्य के रूप में, या चेयरमैन वाइस चेयरमैन के रूप में आएंगे, वो अपने पदों पर खुद निर्वहन करके और अपनी जिम्मेवारी को मजबूती से निभाने का काम करेंगे। कुछ बजट बढ़ाने की बात की सीएम साहब ने कहा कि पहले से भी ज्यादा पैसा जो है वो जारी किया जाएगा। देखिए, बजट सेशन में जो बजट तो साल में एक बार डिपार्टमेंट को दिया गया है और पंचायत के पास कोई बजट की कमी नहीं है। जो बजट दिया गया है हम उसको गुणवत्ता के साथ, प्लानिंग के साथ, पर कैपिटा जो गांव तक ले जा सकें तो और उसको डिलीवर कर सके तो उससे काफ़ी बड़ा बदलाव और सुधार डेवलपमेंट में होगा। कुल आपने देखा होगा, एक तो हमने ई टेंडरिंग जो एक बहुत बड़ा फैसला हरियाणा सरकार ने लिया। अब कोई भी 2 लाख से ऊपर का जो काम डेवलपमेंट का, चाहे गली नालियों से संबंधित हो, चाहे ग्रे वाटर जोड़ों को ठीक करना हो, चाहे कोई हमारी बिल्डिंगें बननी हो और अदर्स कोई डेवलपमेंट होनी हो, टोटल काम अब ई टेंडरिंग के माध्यम से होगा। और दूसरा, इसमें हमने जियो टैग विद कोड के साथ इसको जोड़ने का काम किया है, जिससे कि पहले पैसा ब्लॉक समिति से भी किसी एक ही गली का चला जाता था, उसी पे ब्लॉक समिति का फंड चला गया, उसी पे जिला परिषद से चला गया, उसी पे पंचायतों का फंड लग गया। अब वो नहीं हो पाएगा क्योंकि ये कोड लगने से, जियो टैग में आने से इसमें पारदर्शिता आएगी और जो पैसा जिस काम के लिए डेवलपमेंट के दिया जाएगा वो पैसा वहीं 100% गुणवत्ता के साथ लगेगा। ये हम सुनिश्चित करने का काम करेंगे। हरियाणा सरकार ने नवनिर्वाचित पंचायतों की शक्तियों में और इजाफा किया है। नई पंचायतों को पेयजल आपूर्ति, जल प्रदूषण रोकने के साथ सीवरेज प्रबंधन का जिम्मा भी सौंपा गया है। हर पंचायत में जल और सीवरेज प्रबंधन समितियों का गठन होगा। इनके पास पानी की दरें संशोधित करके बढ़ाने, अवैध, अस्वच्छ, प्रदूषण वाले कनेक्शन काटने और जुर्माना लगाने की शक्तियां भी रहेंगी। मनोहर सरकार के अथक प्रयासों से अब प्रदेश के गांवों की तस्वीर बहुत जल्द बदलने वाली है। वहीं मनोहर सरकार के अथक प्रयासों से हिसार इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रनवे का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है और जल्द ही ट्रायल के लिए एक बड़ा विमान रनवे पर उतरेगा। हिसार एयरपोर्ट के तेजी से निर्माण के साथ साथ हरियाणा सरकार हिसार को हरियाणा का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाने की विशेष योजना पर भी काम कर रही है। एविएशन के क्षेत्र में हरियाणा बड़ी उपलब्धि हासिल करने जा रहा है। ये सब हो पा रहा है प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल के प्रयासों से। दरअसल हिसार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम पूरा हो गया है। 12 दिसंबर को इस रनवे पर बड़े जहाज का ट्रायल होगा। इसके लिए डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला 18 सीटों वाले डॉर्नियर जहाज पर सवार होकर रनवे का निरीक्षण भी करेंगे। इस दौरान उनके साथ संबंधित विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें, हिसार में महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने से हिसार में उन्नति के नए द्वार खुलेंगे। हिसार शहर भी प्रदेश के दूसरे बड़े शहरों की श्रेणी में आ खड़ा होगा। अब हिसार एयरपोर्ट से अन्य राज्यों से हवाई सेवाएं शुरू करने की दिशा में तकनीकी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। हिसार इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे का काम मार्च 2023 तक पूरा हो जाएगा।
हिसार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के लिए हरियाणा की मनोहर सरकार प्रतिबद्ध है। महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने से हिसार को उन्नति के पर लग जाएंगे और पीढ़ियों तक हरियाणा के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। एयरपोर्ट से संबंधित सभी कार्य समय पर पूरे हों, इसके लिए भी हरियाणा सरकार समय समय पर समीक्षा बैठकें कर रही है। निर्माण कार्यों के लिए सरकार के पास धन की कोई कमी नहीं। आगामी 12 दिसंबर को हिसार हवाई अड्डे पर एक बड़े जहाज का ट्रायल लिया जाएगा। इसके साथ ही हिसार में बड़े बड़े उद्योग और मैन्युफैक्चरिंग हब लगाने को लेकर हरियाणा की मनोहर सरकार बहुउद्देश्य योजनाओं पर काम कर रही है। इसी कड़ी में हिसार में 3000 हेक्टेयर में केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार मिलकर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाने की योजना पर गंभीरता से काम कर रही है। इस संबंध में नई दिल्ली में अति शीघ्र एक बैठक होने जा रही है, जिसमें दोनों सरकारों के बीच MOU साइन होगा। ये मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार के जॉइंट वेंचर में स्थापित किया जाएगा। हिसार में प्रस्तावित एलिवेटेड रोड को लेकर DPR पर काम हो चुका है और एलिवेटेड रोड पर तकरीबन 760 करोड़ खर्च आएगा। हिसार एयरपोर्ट शुरुआती दौर में जिस दिशा में चला था, आज तक उससे कहीं ज्यादा तेजी से काम हुआ है और हिसार के लोगों को उम्मीद से ज्यादा फायदा होगा। हिसार हरियाणा का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के रूप में उभरने जा रहा है। हरियाणा की मनोहर सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है और किसानों को समय पर खाद मिले, पानी और अच्छा बीज मिले, इसके लिए भी मनोहर सरकार हर संभव कोशिश करती है। अब एक बार फिर से हरियाणा के कृषि मंत्री JP दलाल का इस मामले में एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने यह कहा कि बिना खाद के कोई भी किसान नहीं बचेगा और इसी के साथ जल भराव की समस्या से निपटने के लिए अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं जबरन खाद के साथ बीज और दवा बेचने वाले दुकानदारों को भी चेतावनी दी गई है। एक रिपोर्ट आप देखिए। बहादुरगढ़ में किसान जलभराव की समस्या से परेशान हैं। ऐसे में अब हरियाणा के कृषि मंत्री JP दलाल किसानों के हक में खड़े नजर आए। JP दलाल ने अधिकारियों को सख्त लहजे में चेतावनी दी कि अगर किसान के खेत में जलभराव का पानी मिला तो संबंधित अधिकारी को सस्पेंड कर दिया जाएगा। कृषि मंत्री ने कहा कि अधिकारियों को अगले हफ्ते तक उन्हें ये सर्टिफिकेट देना है कि हर खेत की बिजाई हो गई है और अगर अगले हफ्ते के बाद तक किसी भी खेत में जल भराव मिला तो उससे जुड़े अधिकारी को सस्पेंड कर दिया जाएगा। नहीं, ऐसा है कि इस बार बेमौसमी बारिश ने नुकसान किया है, पानी निकला है, लेकिन आज मैं फील्ड में जाकर के अधिकारियों को बाकायदा टारगेट दूंगा कि अगले हफ्ते के बाद मुझे सर्टिफिकेट दें कि हर किसान का 1-1 एकड़ की बिजाई करवाएं और जो एक करने में सफल नहीं होगा मैं दोबारा जाके खुद चेक करूंगा, अपना नंबर दूंगा किसानों को। किसी के खेत में अगर पानी भरा मिलेगा तो उस अधिकारी को नौकरी में सस्पेंड करूंगा। कृषि मंत्री JP दलाल ने खाद और बीज बेचने वाले दुकानदारों को भी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर यूरिया और DAP के साथ जबरदस्ती बीज, दवाई या कुछ और सामान देने की कोशिश की गई तो उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, दोषी दुकानदार के खिलाफ FIR भी दर्ज होगी और उसे जेल की हवा भी खानी पड़ेगी। दुकानदार कोई मेरे यहाँ शिकायत करे उसका लाइसेंस कैंसिल करूंगा, FIR दर्ज कराऊंगा, अंदर कराऊंगा। मेरे पास जहाँ भी शिकायतें आती हैं तुरंत कार्रवाई करता हूँ और एक भी अगर किसी दुकानदार को हक नहीं है कि यूरिया और DAP के साथ कुछ दूसरी चीज उसके साथ बेचे। बिजाई सीजन के साथ प्रदेश में आए खाद्य संकट पर भी कृषि मंत्री ने जवाब दिया। कृषि मंत्री ने कहा कि पिछले साल से ज्यादा इस बार यूरिया और DAP का वितरण किया जा चुका है और सरकार के पास स्टॉक अब भी है। उन्होंने ये कहा कि किसी भी किसान को खाद के बिना नहीं रहने दिया जाएगा। आप देखिए, पिछले साल से ज्यादा हर रोज मैं मॉनिटर करता हूँ। खाद बाहर से आती है विदेशों से और जो DAP हम 1350 रुपए की देते हैं, 4000 रुपये 3500 रुपये की आती है। जो यूरिया है 270 रुपये की बिकती है, वो भी 1600-1700 रुपये की आती है। भारत सरकार का 2.5 लाख रुपए की सब्सिडी का बिल पहुंच चुका है। तो खाद को हम देख देख के बांटते हैं। ये जरूर है कि कहीं कहीं लाइन लग जाती है, लेकिन जितनी हमारे पास डाटा है किसी 1 एकड़ किसान की भी धरती बगैर बिजाई के नहीं रहने देंगे। पिछले साल से ज़्यादा DAP दी है
स्टॉक हमारे पास है। पिछले साल 30 नवंबर तक जो खाद बटी थी उससे सवाया खाद हम किसानों को दे चुके हो। जो यूरिया है उससे ज़्यादा दे चुके हैं, लेकिन एक बार अभाव की भावना आ जाती है तो कुछ जगह लाइन लग जाती है। मैं किसान भाइयों को आश्वस्त करता हूं, किसी भी सूरत में किसी किसान को खाद की वजह से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा। आपको बता दें, कृषि मंत्री जेपी दलाल बहादुरगढ़ में एक राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में शामिल होने आए थे और इस मौके पर उन्होंने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित भी किया और हरियाणा की मनोहर सरकार की खेल नीति की सराहना की। बहादुरगढ़ के अंदर जो प्रदेश स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता थी, इसमें आने का मुझे सौभाग्य मिला और हरियाणा कुश्ती की धरती है। खासकर बेटियां जो हरियाणा की हैं, दुनिया के अंदर जो भी टूर्नामेंट होती है वहाँ तिरंगा लहराने का काम करती हैं, जनगण मन की धुन बजती है। ये देखकर बहुत खुशी होती है और हमारी जो खेल नीति है सरकार की, उसका लाभ उठाते हुए बहुत बच्चे आकर्षित हो रहे हैं और इसी तरह लगे रहे तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में सारे के सारे मेडल जो कुश्ती के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी बेटियां और बच्चे जीतेंगे। कृषि मंत्री जेपी दलाल हो या खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल, किसानों की कोई भी समस्या हो उसका तुरंत समाधान करने की कोशिश करते हैं। यहाँ भले ही कृषि मंत्री कुश्ती प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने यहाँ भी किसानों की समस्या पर संज्ञान लिया और अधिकारियों और मनमानी करने वाले किसानों को चेतावनी दी ताकि किसानों को किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो। चलिए, हरियाणा डायरी में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।